Okay, now Indian accounting standards. नेक्स्ट जो चैप्टर है इट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये क्या लिखा हुआ है? कन्वर्जेंस टुवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। अरे यू, आज जैसे पिछले 10-15 सालों में ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है, इंटरनेशनल बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ा है, एंड कंट्रीज आर डीलिंग विथ ईच अदर वेरी रैपिडली, तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है अनिरुद्ध, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच कराना। क्या करना? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लेवल पे लेके आना, ताकि किसी भी कंपनी को किसी दूसरी कंट्री में काम करने में, अकाउंटिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये होता है नीड फॉर कन्वर्जेंस टुवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। द लास्ट डिकेड had witnessed a sea change in the global economic scenario. The emergence of transnational corporations in search of money, not only for fueling growth but to sustain ongoing activities as necessities. आज बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो मल्टीनेशनल कंपनीज बन चुकी हैं, बहुत सारी कंट्रीज में उनका बिजनेस होता है, तो उसके लिए हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब देखो ये, ईच कंट्री हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर अकाउंटिंग। सारी कंट्रीज का अलग अलग है, वहां की इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग वहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते हैं। हर कंट्री का रूल रेगुलेशन क्या है, थोड़ा थोड़ा अलग है। Therefore, when an enterprise decided to raise capital from the market other than the country in which it is located, जिस कंट्री में हम हैं उसके बाहर हमें शेयर इशू करने हैं, हमें बाहर से कैपिटल रेज करनी है, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट कंट्री विल अप्लाई एंड दिस इन टर्न विल रिक्वायर दैट द एंटरप्राइज इज इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो सबसे पहले हमें क्या, अगर हमें अमेरिका में कंपनी खोलनी है तो हमें क्या क्या पता करना चाहिए, यहाँ के अकाउंटिंग में और अमेरिका के अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, therefore translation and reinstatements are utmost importance in a world that is rapidly globalizing all the ways। अब ये लाइन और पढ़ो अनिरुद्ध, ये पढ़ना क्या लिखा हुआ है, देखे तेरे चश्मे में कितनी पावर है। इंटरनेशनल एनालिस्ट, बस इंटरनेशनल एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करना चाहेंगे, दे वांट टू कंपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन सिमिलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वो ऐसे चाहेंगे कि यूनिफॉर्मिटी, मतलब सारे जो जितने भी वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज में अकाउंटिंग हुई रखी है उसमें एक कॉमन यूनिफॉर्मिटी को ढूंढेंगे। किसको ढूंढेंगे? ताकि उनके लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपेरेबल हो जाए और इजी हो जाए, तभी तो पता लगेगा। अब वहां कुछ ऑल रूल रेगुलेशन से अकाउंट्स बने हुए हैं, हमारे यहाँ कुछ ऑल रूल रेगुलेशन से बने हुए हैं, और फिर अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या पता हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर यूनिफॉर्मिटी रहेगी तो हमें पता लग जाएगा, अच्छा वहां इन्वेस्ट करने से ये फायदा है और इंडिया में इन्वेस्ट करने से थोड़ा रिटर्न कम मिल रहा है, तो दे कैन इजिली कंपेयर द रिटर्न। एंड दिस हैज लेड टू द ग्रोइंग सपोर्ट फॉर एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सेट ऑफ अकाउंटिंग। तो ये तो था इंटरनेशनल लेवल पे हमें कन्वर्जेंस की जरूरत क्यों है। आईएफआरएस, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है बताओ, ग्लोबल स्टैंडर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या पढ़ना है तुम्हें? आईएफआरएस। आजकल तो आईसीआई ने बहुत अच्छा काम कर दिया है, आपके सीए फाइनल के लास्ट के जो 6 महीने होते हैं उसमें आप एक्स्ट्रा कोर्स भी कर सकते हो, सीए करने के बाद 6 महीने आप एक्स्ट्रा कोर्स भी। अदरवाइज फाइनल के अंदर जो भी तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे उसमें आईएफआरएस, वो कोर्स किए बिना भी तुम इंटरनेशनल लेवल के सीए अपने आप बन जाओगे। आईएफआरएस जो है वो उसमें बहुत मोस्ट प्रोबेबली कवर्ड है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड तुम्हें वहीं पढ़ने को मिल। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते हैं वो कौन बनाता है, देखो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। इंडिया में कौन बनाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड और आईसीआई। और इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, responsible for developing international accounting standard, was established in June 1973। इट इज प्रेजेंटली नोन एज, अच्छा अब इसका नाम चेंज हो गया है, देखो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या होता है इसमें? 75 कंट्रीज, आईसीएआई, हमारी जो कंट्री का आईसीआई है वो भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का एक मेंबर है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, टोटल पूरी कितनी कंट्रीज मेंबर है इसकी? 75 इंक्लूडिंग द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया।
Primarily, the IASC was established in the public interest to formulate and publish international accounting standard to be followed in presentation audited financial statement. तो इनका क्या काम होता है? प्रमोट एक्सेप्टेंस, सबसे बड़ी बात, इस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डेवलप करना कि पूरी कंट्री, पूरी वर्ल्ड की हर कंट्री उसको एक्सेप्ट करे। क्या करे उसको? कि हाँ, हम ये मानने को तैयार है कि तुमने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं वो पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, कहीं पे भी यूज हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सेप्टेबिलिटी, ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक काम होता है कि इस तरह से बनाए कि सारे लोग उसको अप्लाई। तो बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्होंने किए। 97 से 99 रीस्ट्रक्चर देयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम ये हो गया। These changes came into the effect from 1st April 2001. IASB issued statement about the current and future standards. और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम भी 2001 के बाद, आफ्टर 2001 चेंज हो गया। क्या हो गया? IFRS। क्या हो गया? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की एक कमेटी है, उस कमेटी का नाम क्या है? स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनने के बाद चेक करती है और अपनी फाइनल, उसके अंदर वो फाइनल रिपोर्ट प्रेजेंट करती है। तो ये सारा IFRS है। थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज विल अडॉप्ट, बहुत सारी ऐसी हजारों कंपनी है जिन्होंने क्या किया? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया। विल इफेक्ट 7000 एंटरप्राइजेस। एक भी चेंज अगर ये लाते हैं तो हजारों कंपनी के ऊपर उसका इफेक्ट होता है और वो सारी की सारी कंपनी उसको एक्सेप्ट करती है। अच्छा ये बताओ हमें, बहुत अच्छी बात है, बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्जेंस विद IFRS। अगर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम IFRS के एलिमेंट्स इंक्लूड कर देंगे, अगर हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में IFRS के एलिमेंट्स को इंक्लूड कर लेंगे तो तुम्हारे लिए क्या फायदा है? बताओ। देखो, इकोनॉमी के लिए क्या फायदा है? पहली बात तो हमारी पूरी कंट्री के लिए क्या फायदा है? देखो, व्हाट आर द बेनिफिट्स व्हेन द मार्केट एक्सपेंड ग्लोबली। अगर हम ग्लोबल एक्सपेंशन करना चाहते हैं और हमने अकाउंटिंग में IFRS इंक्लूड कर रखा है, तो क्या हमें ग्लोबल जाने में कोई प्रॉब्लम होगी? क्या किसी भी कंपनी को अपना बिजनेस ग्लोबली एक्सपेंड करने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं होगी, because it facilitated maintenance of orderly and efficient capital market and also helps to increase the capital formation for the economic growth. अब एक नई कंपनी खुली और उसको शेयर होल्डर जो इंडिया के अलावा बाहर से भी उसको कैपिटल रेज करनी है, तो हमारा कैपिटल मार्केट बढ़ा नहीं बढ़ा? पहले कैपिटल मार्केट था सिर्फ इंडिया, कि आप अपनी कंपनी के शेयर कहाँ इश्यू कर सकते हो? इंडिया में। लेकिन अब आप कैपिटल बाहर से भी रेस कर सकते हो, कोई भी फॉरेनर आपकी कंपनी में पैसा लगा सकता है, बिकॉज आपने क्या यूज कर रखा है? IFRS को यूज कर रखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को IFRS के साथ यूज कर रखा है। नाउ यू हैव बिकम द ग्लोबल वेंचर। व्हाट यू हैव बिकम? ग्लोबल वेंचर। तो एक तो हमारा कैपिटल, कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल मार्केट एक्सपेंड हो गया। क्या क्या एक्सपेंड हो गया? पूरे वर्ल्ड में। आप यहाँ बैठे हो, आपका शेयर होल्डर लंदन में, आप यहाँ हो, आपका शेयर होल्डर न्यूजीलैंड में बैठा है, आइलैंड में बैठा है। आइलैंड तुझे ज्यादा ही पसंद है क्या? इन्वेस्टर्स को क्या फायदा है? अब ये देखो इसकी शक्ल, कुणाल, ये क्या स्मार्ट इन्वेस्टर है? क्या है ये? क्या है ये? स्मार्ट इन्वेस्टर। बोले यार, कहाँ जेफ बेजोस की कंपनी, मार्क जकरबर्ग, हाँ वो बिल गेट्स, है ना, और कौन है बाहर? हाँ एलन मस्क। यहाँ किसकी कंपनी में पैसे लगाएंगे? सीधा मैं तो फेसबुक में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं तो गूगल में शेयर, गूगल के शेयर खरीदना चाहता हूँ, एप्पल के शेयर खरीदना चाहता हूँ। इंडिया में क्या रखा है? तो इन्वेस्टर्स के लिए भी फायदा है अगर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वहां से, क्योंकि उसको जो भी डिविडेंड मिलेगा सारा मिलेगा, वो उसकी अकाउंटिंग इंडिया में होगी। तो अगर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उससे मैच हो रहे हैं तो यहाँ के इन्वेस्टर्स को ग्लोबली कहीं पे भी इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम है? बोले मेरे पास करोड़ों पड़े, मैं इंडिया में इन्वेस्ट करूंगा क्या? आई एम बिलीनियर, तो मैं सीधा अमेरिका की कंपनी के, बड़ी बड़ी जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी है उनके शेयर खरीदूंगा। खरीद में क्या दिक्कत है? तो ग्लोबल स्टैंडर्ड, क्योंकि अगर हमने वो अकाउंटिंग फॉलो कर रखी है तो इन्वेस्टर्स को इंटरनेशनली इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं आएगी। अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर कन्वर्जेंस कैन बी मेड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द इन्वेस्टर्स हु विश टू इन्वेस्ट आउटसाइड देयर ओन कंट्री, जो अपनी कंट्री के बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
इन्वेस्टर वांट द इंफॉर्मेशन दैट इज मोर रेलिवेंट, रिलायबल, टाइमली एंड कंपेरेबल। देखो, कॉमन सेट, अगर पूरे वर्ल्ड में कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, क्या हेल्प करेंगे, यहां से पढ़ो, हेल्प इन्वेस्टर्स बेटर अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब उनको बाहर की अपॉर्चुनिटीज को अंडरस्टैंडिंग में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, बेटर, एज अपोज टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजिंग अ डिफरेंट सेट ऑफ नेशनल। तो सबसे पहले अगर ये कॉमन प्लेटफॉर्म होगा तो उनको इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्ट करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के लिए क्या फायदा है, अ मेजर फोर्स, a major force in the movement towards has been interest of the industry. The industry is able to raise capital. इंडस्ट्री का मतलब सारी कंपनीज। अब कंपनी क्या कर सकती है, इंडियन मार्केट के अलावा बाहर के मार्केट से भी कैपिटल रेज कर सकती है एट लोअर कॉस्ट। हो सकता है इंडिया में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा चल रही है और बाहर जो इंटरेस्ट रेट कम है, बाहर डिविडेंड कम देना पड़ेगा, पैसा भी ज्यादा मिल जाएगा, तो उनको कैपिटल रेज करने में इजी होगी नहीं होगी। आजकल कोई ऐसे कोई 2-2, 5-5 करोड़ की कंपनियां थोड़ी होती है, 5-5 लाख करोड़ की कंपनियां होती है, 1-1 लाख करोड़ की कंपनीज होती हैं, तो उनको कैपिटल रेज करने में इजी होता है। इट कैन क्रिएट कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके मन में भी क्या आएगा, कॉन्फिडेंस कि इंडिया आईएएसबी का मेंबर है, आईएफआरएस फॉलो करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज लेसन्ड विद द कन्वर्जेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब आईसीआई ने ये काम कब से चालू किया, 2006 से, जब हम आईएफआरएस को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। issued by International Accounting Standard Board, accepted by the Government of India. Finally Government of India ने IFRS को accept कर लिया। इंडियन एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। चलो, ये एक अच्छी बात है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, क्यों, अभी हम पढ़ रहे थे एएस, क्या है वो, एएस क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर उसमें आईएनडीएएस लगा देते हैं तो उसका मतलब क्या है, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब है जिस वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसमें हमने आईएफआरएस के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को इंक्लूड कर रखा है। इंडिया के तो है ही, ग्लोबल और इंक्लूड कर रखा है, ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छी चीज है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द इंटरनेशनल फाइनेंशिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कन्वर्ज्ड स्टैंडर्ड इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल, अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एंड इन कंसल्टेशन। अब देखो एक कमिटी है, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसके कंसल्टेशन में हमने क्या कर रखा है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉरेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मैच कर रखा है। क्या कर रखा है, मैच, उसी को इंडाएस बोलते हैं। नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकमेंडेड दैट दीज स्टैंडर्ड टू द मिनिस्ट्री। आईएफआरएस को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से किसने मैच कराया, एनएसीएस ने। फिर रिकमेंड किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसको इंडिया में लॉ बनाया, उस लॉ के अकॉर्डिंग इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं। In 2014, the Finance Minister of India, Sri Arun Jaitley ji, in his budget speech, announced an urgency to convert the existing accounting standard. तो इंडिया में जो लॉ है, जो पार्लियामेंट है, उसमें 2014 में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद उन्होंने आईएफआरएस को बहुत ज़्यादा ग्लोबली एक्सेप्ट किया है और हमने उसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इंक्लूड कर लिया। 2006 में कमेटी बनी, उसका रिकॉर्ड हो गया, बट फाइनली वो एप्लीकेबल, मतलब वो तभी भी चल रहा था, बट ब्रॉडली जो वो 2014 में आ गया। फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 ये मैंडेटरी हो गया, अब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करना ही पड़ेगा। कौन कौन से आईएफआरएस हमने इंडिया में इंक्लूड करे हैं, अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, शेयर बेस्ड पेमेंट। ये शेयर बेस्ड पेमेंट हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं था, ये कहां से लिया है हमने, ये क्या है, वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमने बाहर से अपने अपने इसके अंदर इंक्लूड करा है।
बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंश्योरेंस, नॉन करंट एसेट, वो एक वो लगा हुआ ना स्टार। एक्सप्लोरेशन, मिनरल रिसोर्सेज, ये हमारे पास पहले नहीं था, तो अच्छी बात है ना, कितनी नॉलेज बढ़ गई। डिस्क्लोजर, ऑपरेटिंग सेगमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जॉइंट अरेंजमेंट्स। कैश फ्लो में कुछ और मॉडिफिकेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे रिक्वायरमेंट है उसको हमने और इंक्लूड कर दिया। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, तो ये सारे अगेन इट हैज बीन गिवन हियर फॉर द नॉलेज ऑफ। तो ये सारे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इंटरनेशनल लेवल से हमने इंडिया में इंक्लूड कर रखे हैं। इसमें क्या आता है, एग्री, तो वो भी लाखों करोड़ों रुपए की अकाउंटिंग नहीं होती क्या? कंपनीज नहीं है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कंपनीज है, तो उसके अंदर सीड फर्टिलाइजर्स, उसकी कॉस्टिंग निकालना, उस हिसाब से उसकी अकाउंटिंग करना। क्यों इनकम टैक्स क्यों नहीं था? अरे आप समझे, इंडिया की कंपनी को बाहर काम करना है तो वहाँ के इनकम टैक्स के रूल्स क्या है, अगर वो मुझे पढ़ना है तो मैं कहाँ पढ़ूंगा? इस IFRS के इनकम टैक्स वाले में पढ़ूंगा। नहीं, आपको जब आप पढ़ोगे तो आप अपने वाले भी पढ़ोगे और ये भी पढ़ोगे, तो अगर आपने ये पढ़ लिया तो इसका मतलब आपने IFRS कवर कर लिया, तो ये पढ़ लिया तो ऑटो में। हाँ, डिटेल। ओके, तो फाइनली वी आर डन।